हेलो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत कुमार। ठीक है, मैं मेंटोर हूँ प्रेप फाउंडेशन पे एंड मैं एक बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ। तो यदि मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करूँ तो हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं 10th के, 12th के। और नीट का मैं रिजल्ट नहीं बोलूँगा, यूँ कहो कि नीट में मैक्सिमम लोगों ने अपने अपने प्रश्न पत्र मिला के अपनी मतलब एक तरह से उन्होंने एक प्रियज्म किया है कि हाँ भाई मुझे इतने मार्क्स आएंगे, जो कि काफी हद तक सही भी होता है। प्लस माइनस 5 to 10 मार्क्स का फर्क पड़ता है जो आपने मिलाया है। यदि आपने ऑथेंटिक सोर्सेज से मिलाए हैं और आपने परीक्षाओं में जब अपने अपने आंसर दिए हैं और अपने टिक सही किया है तो जनरली वही मार्क्स आता है। मेरे भी मार्क्स वही आया करते थे जो मैं मिलाया करता था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूंगा 10th और 12th को लेकर। तो जनरली तीन तरह के बच्चे मैं बोलता हूँ। ठीक है, एक होते हैं पुअर परफॉर्मिंग। देखिए, पुअर परफॉर्मिंग करना सही नहीं होगा, पुअर मार्क्स कहना सही होगा। क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान रखना, एक 3 घंटे का पेपर आपकी जिंदगी, आपके टैलेंट, आपकी समझदारी एवं आपके गुण को कभी नहीं माप सकता। ठीक है, पुअर मार्क्स, एवरेज मार्क्स। ठीक है, और एक होते हैं टॉपर्स। आज मैं आपसे बहुत गर्व से एक बात कह रहा हूं। मैं डॉक्टर अभिजीत कुमार, मैंने एआईपीएमटी क्वालिफाई किया। उस जमाने में बीएचयू का एग्जाम हुआ करता था, उसमें मैंने क्वालिफाई किया। अलग बात है मैं मेंस में वेट लिस्टेड रहा ड्यू टू सम रीजंस। मैंने मणिपाल क्वालिफाई किया, प्राइवेट एग्जाम है बट स्टिल इट वाज लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, उसका एग्जामिनेशन का एक लेवल हुआ करता था। मैंने बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई किए। ठीक है, एंड अगर आप मुझसे पूछोगे भाई कि मैं किस ग्रुप कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मैं एवरेज से थोड़ा सा नीचे और पुअर से थोड़ा सा ऊपर, कहीं इसके बीच में मैं रहा करता था। और जिस कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया वो कॉलेज इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज में से एक है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे कि यदि मैं पहले से अपनी धारणा ये लेकर चलूं, इनफैक्ट 10वीं में यहीं पे था, 12वीं भी मैं यहीं पे रहा, इंप्रूवमेंट नाम की चीज नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर थी, मैं इसके नीचे कभी नहीं गया और मैंने कभी अपना लड़ने का जज्बा नहीं खोया। लड़ना इंपॉर्टेंट है, मरना इंपॉर्टेंट नहीं है। मर गए फिर तो जिंदगी खत्म हो गई, रुक गए जिंदगी खत्म हो गई। ठीक है, दूसरी बात, आप अपने दम पे, अपने एग्जाम्स के दम पे, अपने एप्टीट्यूड के दम पे आप यहां भी आ सकते हो, आप इनको पछाड़ भी सकते हो। इस बात का जज्बा आपको रखना पड़ेगा। बात रही एवरेज मार्क्स वालों की, अपने कर्म करते जाओ और बस कंसिस्टेंट रहो। टॉपर्स की, इनकी मैं बात करूंगा, ये थोड़ी सी एलिट कम्युनिटी होती है। जनरली जनरली एलिट कम्युनिटी में क्या होता है ना कि जितने ये लोग, जितनी ज्यादा मार्क्स गेन करते हैं, जितने ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, उतनी ही थोड़ा सा जल्दबाजी में आ जाते हैं कि इन्हें बहुत कुछ, सब कुछ जल्दी चाहिए होता है। जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई हो, जल्दी से पीएमटी क्वालिफाई हो, जल्दी से मैं तो बच्चों आप बहुत टैलेंटेड हो, यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, आप सोसाइटी की क्रीम हो। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपके कॉलेज एग्जाम्स, आपके स्कूल एग्जाम से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, इनकी अलग जोनर होती है, इनके अलग तरीके होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं 50% से लेकर 99% के स्कोरर को मैं मानता हूं कि ये दोनों एक तराजू पे होते हैं, एक ही परले पर होते हैं, एक ही नाव पर होते हैं। क्योंकि वहां जितनी थिंकिंग 50% वाला लगा सकता है, उतनी ही थिंकिंग 99 वाला भी लगा सकता है, बशर्ते दोनों ने तैयारी को ढंग से किया हो, दोनों ने चीजों को अच्छे से समझा हो। ठीक है, तो कंपटीशन के मामले में ये दोनों का पड़ा एक बराबर है। ठीक है, तो मेरा जो मकसद है आज ये बात करना है कि तीनों का एटीट्यूड आखिरकार क्या होना चाहिए एग्जाम्स को लेकर। सबसे पहले आते हैं 10वीं जिन्होंने पास की है। तो चूंकि मैं कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए यहां पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि एवरेज स्टूडेंट कैसे प्रिपेयर करें, टॉपर्स कैसे प्रिपेयर करें और जो थोड़े कमजोर हैं वो कैसे प्रिपेयर करें। तीनों के प्रिपरेशन का जरिया, तीनों के प्रिपरेशन का नजरिया एक होना चाहिए। यदि एक नहीं रहा तो फिर समस्या वाली बात है। ठीक है, जो जो 10वीं पास कर चुके हैं बच्चों, सबसे पहले आपको 11वीं 12वीं अपने सब्जेक्ट चुनने होंगे। तो मेरी सलाह अगर मानो तो हमेशा आप ये कॉम्बिनेशन चुनोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से पीछा मत छुड़ाना। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो कि डॉक्टर बने हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, एक बात सब में कॉमन रही है, मैथमेटिक्स को कभी इन्होंने नकारा नहीं।
गणित को जिंदगी से नकारा नहीं, क्योंकि गणित ऐसी चीज है ना जो कहीं ना कहीं आपको फिजिक्स के बेस को डेवलप करने में हेल्प करेगी। फिजिक्स में जो सांख्यिकी वाला पार्ट है, जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है, उस पार्ट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, उस पार्ट के बेस को डेवलप करने में मैथ्स कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। एंड फर्दर जब आप आगे आओगे तो बहुत जगह मैथमेटिकल ब्रेन होना आपके लिए जरूरी है, टू बी कैलकुलेटिव, टू बी फास्ट, टू बी एफिशिएंट। मेरे ख्याल से मैथमेटिक्स एक बहुत एफिशिएंट सब्जेक्ट है जो आपको तरीके सिखा सकता है, जो आपको गणितीय आपके दिमाग के एप्टीट्यूड को मेजर कर सकता है। तो मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पसंद हो या ना हो। यदि आपको मेडिकल कॉलेज में जाना है तो एम फॉर मेडिकल कॉलेज, एम फॉर मैथमेटिक्स। मेरी मानो तो मैथमेटिक्स से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, आप बाहर जाके देख लो। 70 से 80% लड़के जो कि पीएमटी क्वालिफाई किए, उन्होंने मैथमेटिक्स को रखा ही रखा है अपने साथ। बहुत लड़के तो ऐसे हैं जिन्होंने जेई भी क्वालिफाई किया, पीएमटी भी क्वालिफाई किया, एंड प्राउडली दे टुक मेडिसिन एज अ करियर। ओके, ठीक है। इंजीनियरिंग और मेडिकल क्वालिफाई करने वालों में से एक मैं भी हूं, लेकिन मैंने मेडिकल को चुना, ठीक है। चलो, इनका एटीट्यूड क्या, सबसे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन बता दिया, ठीक है। इसके बाद अब बारी आती है कि भाई आपकी पढ़ाई का जरिया क्या हो, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहली बात है कि आप 10th में जो चीजें पढ़ा करते थे, 11th 12th में कहानी थोड़ी सी अलग हो गई है। जो आपका एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ करता था, अब ये डिवाइड हो चुका है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट बन चुका है आपके लिए। अब वो सिर्फ साइंस नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अचानक से आपको शॉकर लगेगा, बहुत सी चीजें शॉक करेंगी आपको कि भाई ये तो मैं किस दुनिया में आ गया। तो इसीलिए सबसे पहला चीज दे वो है टाइम दे अपने आप को, ठीक है। स्कूल का समय है, स्कूल फिर वापस नहीं आएगा। स्कूल में क्रिकेट भी खेलें, स्कूल में अपनी प्रतियोगिताओं में भाग भी लें, स्कूल में एकेडमिक्स में भी बढ़ रहे हैं, और स्कूल को स्कूल की तरह एंजॉय करें। तो टाइम दें एंड एंजॉय योर स्कूलिंग, एंजॉय योर स्कूलिंग, अपने स्कूलिंग को एंजॉय करें, ठीक है। मित्र बंधुओं के साथ एंजॉय करें, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, स्कूल के दोस्त दोबारा जिंदगी में नहीं बनेंगे। कॉलेज के दोस्त या तो बनेंगे, और या अगर बनेंगे भी तो बहुत कम बनेंगे। और यदि आपके ज्यादा दोस्त कॉलेज में बनेंगे तो बहुत से ऐसे होंगे जो मतलबी होंगे। बाद में जाके कंपटीशन क्रिएट होगा। कंपटीशन में सबका दुश्मन होता है। प्रोफेशनल कंपटीशन बहुत बुरी चीज होती है, आप आगे आकर देखोगे। स्कूलिंग को एंजॉय करें एंड बी रेगुलर। बी रेगुलर मतलब आपके पास समय है, 1.5 से 2 सालों का समय है। तो अपने छोटे छोटे टारगेट्स, स्मॉल टारगेट्स को अभी से डिफाइन करें। कैसे भाई? यदि मान लें आपने अगर आज एक टारगेट डिसाइड किया, चलो मुझे मोल कॉन्सेप्ट खत्म करना है अगले 2 दिनों में, ठीक है। तो इस तरह का टारगेट आपके काम नहीं आने वाला है। आपको टारगेट्स कैसे होने चाहिए? मान के चलें, सपोज करें, मैं आर्बिट्रेरीली ले रहा हूं कि यदि आपके 20 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट में है, 20 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट में है, पीसीएमबी में आपके 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो 20 चैप्टर्स को आप डिवाइड करें, अगले 1 साल में मैं किस स्पीड से करूंगा। एक तो आप अपने स्कूल, अगर आपकी स्कूलिंग अच्छे से हो रही है, अगर आप स्कूल में क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, तो ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज वो खुद ही कर देंगे कि एटलीस्ट आपकी जो बेसिक पढ़ाई है वो स्कूल कर देगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करने पे जोर देते हैं कि भाई ठीक है स्कूल में मैं जाऊंगा लेकिन मैं प्रिपरेशन भी अपने तरीके से करूंगा। तो आप अपने 1 साल के सब्जेक्ट के 20 चैप्टर्स, 15 चैप्टर्स जितने भी उन्हें डिवाइड करें, और हमेशा उन्हें छोटे गोल्स में, मुझे 2 चैप्टर खत्म, मुझे मान के चलो 12 महीने में 20 चैप्टर हैं, तो 1 महीने में 2 के आसपास चैप्टर खत्म करने हैं, ठीक है। तो 1 हफ्ते में 1/2 चैप्टर खत्म करना है मुझे, ठीक है। तो ऐसे करके छोटे छोटे गोल्स, उसमें आप सब टॉपिक्स को डिवाइड करो, ठीक है। तो टॉपिक पहले चैप्टर्स, देन टॉपिक्स, देन सब टॉपिक्स डिवाइड करके आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, क्योंकि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से क्या होगा, आपके ऊपर एक बार का लोड नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये 3 टिप्स आप याद रखो। एक है टाइम दो अपने आप को, एक है एंजॉय योर स्कूलिंग, अपने स्कूलिंग, अपनी फ्रेंडशिप, अपने सर्किल को एंजॉय करो, एंड बी रेगुलर। शुरुआत से अपने बड़े टारगेट्स को छोटे टारगेट्स में डिवाइड करो और इक्वेटेड डिवाइड करो। इस तरीके से करके 2 दिन में ये, फिर 3 दिन में कुछ और पढ़ूंगा, फिर 2 दिन में, ऐसे करके करने से नहीं होगा। आपको अपने पूरे चैप्टर्स को समान तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नई दुनिया में घुसे हो। ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट्स अलग अलग बढ़ चुके हैं, अब नई दुनिया में जा रहे हो, नई दुनिया के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपकी नीट की प्रिपरेशन के बारे में, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए।
तो नीट के बारे में अभी आपको बहुत ज्यादा सीरियस, एकदम डैम सीरियस होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी एक रीजन है, ठीक है। नंबर 1 रीजन, आपके पास समय है, और जब तक अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझोगे नीट की परीक्षा डिफिकल्ट होगी। तो बेसिक्स पे आप फोकस करो एंड कीप डूइंग एमसीक्यूज, कीप डूइंग एमसीक्यूज। जो ही पढ़ते हो उसमें से एमसीक्यूज को सॉल्व करो। दूसरी नंबर बात, मेक हैबिट ऑफ नोट, मेक नोट्स। नोट्स कहां बनाओगे आप? तो आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, ऐसे तो मेरी संभावना है कि 80 to 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के डायरेक्ट होंगे, लेकिन यदि कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपकी एनसीईआरटी बायो की बुक में या सभी बुक में ये मार्जिन दी हुई रहती है, जो कि ब्लैंक मार्जिन है। इन एमसीक्यू पॉइंट्स को वहां पे आप नोट करोगे। ऐसे क्या होगा, आपके पास आपकी एनसीईआरटी अपने आप में एक नोट्स का फॉर्म ले लेगी। ये करने के लिए आपके पास समय भी है, क्योंकि आप ऑलरेडी 10th से निकले हो, आपके पास एनर्जी भी है, आपके पास समय भी है, और आप ये काम कर भी सकते हो, ठीक है। तो डू इट, ओके। नंबर 3 थिंग्स, सॉल्व ऑल एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। बच्चों, एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स भी कहीं ना कहीं आएंगे तो एनसीईआरटी के उन क्वेश्चन से रिलेट करके ही आते हैं। एनसीईआरटी आपके लिए भगवान है, एनसीईआरटी आपके लिए गीता कुरान है, सीधी बात। एनसीईआरटी से बाहर आपको नहीं जाना है। एटलीस्ट मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, बायोलॉजी की अगर बात करूं तो, ठीक है, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से आगे नहीं जाना है। बहुत से फैकल्टीज बहुत सी चीजें पढ़ाएंगे आपको, इधर उधर की चीजें, 1000 चीजें पढ़ा देंगे, ठीक है। यदि मैं चाहूं तो मैं भी पढ़ा सकता हूं आपको, ठीक है। यदि मैं प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपको एक्सेप्शंस पढ़ाने लग जाऊं तो हो सकता है कि आपको 1 महीने में सिर्फ एक्सेप्शन ही पढ़ाते चला जाऊं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि क्या करोगे जानकर, क्या करोगे जानकर। इसीलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं और एनसीईआरटी के दायरे में रहना है। ये आपके 10th क्लास के लिए टिप हो गई, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले क्लास, 12th क्लास जिन्होंने पास किया उनके लिए। तो सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 11-12 की जो कड़ी है उसको पार किया। आप एक बहुत मेधावी बच्चे हैं, यदि आपने यहाँ तक अपनी पढ़ाई को जारी रखा है, आप कंटिन्यूड हैं, ठीक है, तो बहुत ही मेधावी हैं आप। इट डजंट मैटर कि आपके मार्क्स 50 हैं या आपके मार्क्स 99% है। क्यों भाई, मैं प्लीज 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 मैं इंडियन पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि कोई पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहा है यार, प्लीज, ठीक है, मैं खुद इस रेंज में रहा हूं, आपको मैं बिलीव नहीं करूंगा। मैं अपनी मार्कशीट शेयर कर रहा हूं 12 क्लास की, आप देख लो। मेरे बायोलॉजी में 52 नंबर थे, मैथमेटिक्स में 53 नंबर थे। इस हिसाब से ना मुझे पीएमटी क्वालिफाई करना था, ना मुझे IEEE क्वालिफाई करना था, ना मुझे जेई क्वालिफाई करना था। बट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैंने दोनों ही क्वालिफाई किया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी लायक नहीं था। आपको बिलीव नहीं होगा, एग्जाम के बाद ना हम और मेरा दोस्त बैठ के बायो के नंबर्स गिना करते थे, क्योंकि इकलौता ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे डर था कि मैं फेल होऊंगा। आप यकीन करोगे मैंने कौन सी गलती की थी? हमारे एग्जाम में पहला क्वेश्चन था कि खरगोश या मेढक दोनों में से बदलते वातावरण के हिसाब से कौन सा जीव है जो अपने आप को ढाल सकता है और कौन सा जीव है जो बेहतर सर्वाइव कर सकता है। मैंने जवाब दिया था मेढक। क्यों भाई? क्योंकि अपना तापमान वो चेंज कर सकता है। और मेरे बायो के टीचर ने अपना सर पीट लिया था। मुझे बायोलॉजी में 12वीं क्लास में पास कर रहा था, मुझे होम्योस्टैसिस का बेसिक भी नहीं पता था। आप सोचो, उस लेवल पे भी मैं रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ऐसा मत करना। और मैं AIPMT मैंने क्वालिफाई किया है, और मैं प्राउडली बोल रहा हूं मैंने अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। इसमें मेरा ये दोष नहीं है कि आपके पास कोई कैटेगरी है या कुछ है तो भी उसको मैं कुछ नहीं बोलता। सबके अपने अपने बेनिफिट है, सबके अपने अपने लॉसेस हैं, ठीक है। बट मैं अपने बारे में बता सकता हूं कि मैंने भैया सीधी सीधी बात है, मैंने अनरिजर्व में रैंक लाया, उसी के थ्रू मैं कॉलेज में घुसा, और उसके बाद मैंने MBBS सक्सेसफुली पास करके मैं बाहर निकला, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात को कि कभी भी इस चीज से अपने आप को जज मत करना कि आपके नंबर कितने थे। मेरे साथ बहुत सी चीजें थी, मैं भूल गया, मैंने उस टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, ठीक है। मेरे बाकी चीजें मेरी स्ट्रांग थी, ठीक है। फिजिक्स में मेरे नंबर बहुत, मैथमेटिक्स वालों से भी अच्छे आते थे, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट अपने अपने समय को आप इंजॉय करो, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करो, ठीक है, मेरा कैलकुलस बहुत स्ट्रांग था, ठीक है, मेरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रांग थी, पर बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं था, मैंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की बाकी में, है ना। तो जितनी चीज मुझे आती थी मैंने बस उतना ही बना के आया, उतने से मेरा नंबर आ गया, मेरा काम चल गया, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपने स्कूल को एंजॉय करो, अपने करियर को लेकर एकदम हाइपर फोकस्ड रहा करो कि मुझे क्या करना है, और उस चीज को करने में मेरे बीच के छोटे मोटे जो ये रोड़े हैं ये मेरे कितने काम आएंगे और कितने काम नहीं आएंगे, ठीक है।
तो मैंने रोड़ों को अपना पहाड़ बनाया, रोड़ों से मैंने सीढ़ी बनाई। रोड़े पैर में चुभते हैं मुझे पता है, लेकिन रोड़ों से अपनी सीढ़ी बनाओ, तभी आप बहादुर कहलाओगे, तभी आप विजयी कहलाओगे। ठीक है, चलो, तो ये हुई आपकी बात। ठीक है, आपको एटीट्यूड आपका क्या होना चाहिए? आपके पास समय है अगली बार नीट देने का, जो कि कुछ महीनों का है। तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? 12th क्लास आपने ऑलरेडी पढ़ा है अभी, तो 12th क्लास के रिवीजन पे आप समय दोगे 30 to 40%, और 11th के रिवीजन पे समय दोगे आप 60 to 70%। ये आपका रेशियो होना चाहिए रिवीजन का। क्यों भाई? 12th क्लास आपने पढ़ा हुआ है अभी, 12th क्लास आपके लिए फ्रेश है, 12th क्लास आप जस्ट निकले हो वहां से, तो इसीलिए ये आपके लिए कंफर्ट जोन है आपका। 11th क्लास के केस में इट इज नॉट योर कंफर्ट जोन, काफी चीजें आप भूल भी चुके होंगे। हालांकि हमारे कोर्स में इंटीग्रेटेड अप्रोच से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें कि प्लांट की कुछ चीजें एक साथ हो जाएंगी, एनिमल की चीजें एक साथ हो जाएंगी, तो 11-12 को हम लोग मिक्सअप कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस चूंकि हमारा कोर्स प्योरली नीट ओरिएंटेड होगा, तो इसलिए हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं चीजों को, ताकि आपके लिए एक बेटर एसेंस, एक पूरा एक पकवान बना के मैं आपके सामने लाऊं, ताकि उसमें आपको ये ना लगे कि भैया ये कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, मैंने तो एनाटॉमी और मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी 11th में, ये फिर से रिप्रोडक्शन में मुझे एंथर स्टामेन पढ़ना पड़ रहा है, मैं भूल गया पूरी चीज। ये आपके साथ नहीं होगी। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके क्लास 12 में है, बाकी सिस्टम आपके 11th में है। तो हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको एज ए ह्यूमन एनाटॉमी एज ए होल पढ़ाएंगे। ठीक है, जहां पे आपको ह्यूमन एनाटॉमी से लेकर माइक्रोबायोटा इन ह्यूमन लाइफ, वो भी आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जिसको बोलते हैं, वो भी आएगी, आपकी बायोटेक्नोलॉजी भी आएगी, सबकी सब पूरी एक लाइन में सज के आएगी, ताकि आपको ह्यूमन बायोलॉजी में कोई तरह की प्रॉब्लम्स ना हो। जेनेटिक्स है, सेल बायोलॉजी से स्टार्ट होगी, जेनेटिक्स पे जाके खत्म होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कोर्सेज को अरेंज किया जाएगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सही रहा, तो हम लोग अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अपने कोर्सेज को लॉन्च करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए होना चाहिए कि 11th क्लास के लिए आप 60 to 70% का टाइम दो, 12th क्लास के 30 to 40%। और आपके लिए वो सब चीजें नहीं है, एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना, दोज आर और सेकेंडरी थिंग्स। आपके लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्यू बैंक यानी क्वेश्चन बैंक, और दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? चैप्टर वाइज लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चैप्टर वाइज। हाथ जोड़ के विनती है भैया मेरे, करबद्ध प्रार्थना है मेरी, चैप्टर वाइज करने के दिन आपके गए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक 11-12 में जब पढ़ रहे थे, जब आपने 10th पास किया, उसके बाद के बच्चों के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक्स होते हैं। आपको कुछ महीनों में उस लड़ाई के मैदान में उतरना है। आपके लिए चैप्टर वाइज की दुनिया खत्म, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन, उस चैप्टर से उतने क्वेश्चन, खत्म। ठीक है, आपकी दुनिया अलग है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे 3 आवर्स सेट में सॉल्व करने हैं। एक पूरा का पूरा सेट रखना है, 3 घंटे 3.5 घंटे का, और इस सेट को आपको सामने घड़ी रखनी है, और आपको एकदम एकांत में बैठ के इसे 3 घंटे के क्वेश्चन को कोशिश करनी है 2 से 2.5 घंटे में सॉल्व करें। सर क्या बात कर रहे हो आप, 3 घंटे 20 मिनट का क्वेश्चन 2 घंटे में कैसे सॉल्व करोगे यार? बॉस करना तो पड़ेगा। अब बोलो क्यों? क्योंकि सर वहां पे आपको ओएमआर भी रंगने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक कि नीट का एग्जाम सीबीटी नहीं होता है, तब तक आपको ओएमआर भी रंगने होते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ना भी होता है, आपको बाकी फॉर्मेलिटीज भी करनी होती है सर। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का समय तो काटना ही पड़ेगा, चाहे आप जो कर लो। दूसरी बात, बच्चों की आदत होती है पहले यहां टिक लगा लेंगे अच्छे से, उसके बाद लास्ट में ओएमआर शीट भरेंगे। समय हो जाता है कम और आप हो जाते हैं पैनिक में, उल्टा का सीधा भर के आ जाते हैं। गलत। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, कॉन्फिडेंट हो, देयर इज एवरी प्रोबेबिलिटी कि अगर आप क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो पीएमटी का, तो उस क्वेश्चन पे वापस आने का मौका आपको नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन सॉल्व करो, ओएमआर में लगाओ एंड मूव ऑन। आपके पास फिर मौका दोस्त नहीं मिलेगा कि उस क्वेश्चन को वापस आओगे। और मेरा तजुर्बा कहता है कि जब जब क्वेश्चन पर वापस कोई इंसान आया है, उसे सिर्फ मुंह की खानी पड़ी है, हमेशा ही वो गलत करके आया है। इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखना, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये हो गया। यहां रिवीजन आपको एनसीईआरटी से करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन में केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी से करनी है। फिजिक्स में क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन बैंक से लगाने हैं। आप कोई भी क्वेश्चन बैंक में सॉल्व कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां से आप कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, कोई इंस्टीट्यूट से आप अटैच्ड हो, कहीं भी हो, या अगर आप फ्यूचर में हमारे कोर्सेज को लेते हो, तो जो भी क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, आप उस क्वेश्चन बैंक से अपने फिजिक्स को आप
सॉल्व करोगे। ठीक है, एनसीईआरटी एटलीस्ट थ्योरी आपके माथे में होनी चाहिए। एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें फिजिक्स में एक्सक्लूडेड हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब हम आते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने अभी अभी नीट का एग्जाम देकर खत्म किया है कहानी। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, अब तक आप कंफर्म हो गया, आप 3 में से एक जोन में बिलोंग कर रहे होंगे। जोन नंबर 1 जिनके अच्छे मार्क्स हैं, 550, 570 या इससे 560, 580 ऐसे मार्क्स हैं। ठीक है, या फिर 600 है उससे प्लस है। ठीक है, तो 550 को तो मैं शायद नहीं बोलूंगा, लेकिन 600 के आसपास जिनके मार्क्स हैं तो वो लोग थोड़े से कंफर्टेबल फील कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपको अच्छी सीट भी मिल जाए। ठीक है, तो आप थोड़े से निश्चिंत रह सकते हैं। ये उन लोगों के लिए आप थोड़े से निश्चिंत रह सकते हैं। अगर आप 550 के ऊपर हैं तो वेट फॉर रिजल्ट, रिजल्ट का इंतजार करें। आपने बहुत अच्छा काम किया है, यू डिड द वंडरफुल जॉब। नाउ जस्ट सिट, कर्म आपने कर दिया, आप फल की चिंता मत करो। अपने इस बचे हुए 1 महीने 20 दिन के समय को एंजॉय करो, कहीं घूमने निकल जाओ, वैकेशन पे निकल जाओ, कोई नई स्किल सोचो, कुछ नए कंप्यूटर कोर्सेज करो, कुछ यूडेमी है आपके पास, यूट्यूब है, कुछ नई चीजें सीखो, नई नई चीजें ट्राई करो, कोई हॉबीज खोजो, म्यूजिक, बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए, क्रिकेट खेल लो। ठीक है, और अगर ऐसा है तो भाई हमारे पास आ जाओ, हमसे कांटेक्ट कर लो यार, मैं ही कुछ आपको काम दे दूंगा, कुछ ऐसा होगा वीडियो वगैरह बनाने का, हमारे साथ बातचीत कर लो यूट्यूब पे। ठीक है, चलो दूसरी कैटेगरी वो है जो कि 400 से 500 के बीच में है, 550 के बीच में है, मिडिल रेंज है भैया, सिलेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है, अपनी आर्थिक स्थिति देख लो, प्राइवेट में जा सकते हो या नहीं जा सकते। ठीक है, प्राइवेट में जा सकते हो या गवर्नमेंट में, तो खैर संभावना बहुत कम है गवर्नमेंट की। प्राइवेट में अगर आप जा सकते हो तो देख लो अपनी आर्थिक स्थिति, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से एक निम्न मध्यम वर्ग से बिलोंग करता था। ठीक है, और मेरे पास मेरी हैसियत नहीं थी भाई कि मैं उतने पैसे दूं, तो इसीलिए मैंने सीधे सीधे तरीके से भाई गवर्नमेंट का ही मैंने रास्ता अपनाया। ठीक है, तो आप अपने ऊपर ये चीज देख लो, यदि आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप जाओ। यदि आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो डेफिनेटली जाओ। क्यों? क्योंकि भैया समय, एक होता है पैसा, एक होता है समय। समय आप नहीं खरीद सकते। अगर आप 1 साल पहले भी एमबीबीएस में घुस जाते हो तो बाद में जब आपको निकलना होगा, जब आप एमडी एंट्रांस के लिए दोगे ना, तो उस समय आपके पास 1 वर्ष का अतिरिक्त समय होगा। ठीक है, उस समय को आपको वहां पे इस्तेमाल करना है। इसीलिए यदि आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो, बाय ऑल हुक्स एंड क्रूक्स, बाय मीन्स, सारे पैसे जमा करके, जुगाड़ करके, तो प्लीज प्राइवेट का रुख बनाओ, यदि आप कर सकते हो तो। ठीक है, यदि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैपेबल हो, डेफिनेटली यू शुड गो, क्योंकि समय आप नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तीसरे नंबर के वो लोग हैं जिनका इनसे कम है। तो भाई ऐसा है कि यदि इससे कम मार्क्स आपके हैं तो पहले एनालाइज करो कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था या थर्ड अटेम्प्ट था। थर्ड के बियॉन्ड मैं किसी को नहीं बोलूंगा दोस्त कि आप पीएमटी में बैठो, मेरी व्यक्तिगत सलाह रहेगी आपसे, तीसरे के बाद मत बैठो पीएमटी में, तीसरे के बाद मत दो एग्जाम। क्यों भैया? सिर्फ एग्जाम्स नहीं रखा, जिंदगी नाम की भी चीज होती है। 1000 कैरियर है मेडिसिन में, मैं उस पर भी मैं बात करूंगा अगली बार। जिंदगी नाम की भी चीज होती है दोस्त, सिर्फ कॉलेज जाकर एक डिग्री लेने को जिंदगी नहीं कहते। यदि कॉलेज जाके डिग्री लेने को जिंदगी कहते होते तो भाई मैं जिस कंप्यूटर पे बना रहा हूं, इस कंप्यूटर को जिस व्यक्ति ने बनाया, बिल गेट्स ने, उनके पास भी कोई कॉलेज की ऑफिशियल डिग्री नहीं थी। एप्पल वाले स्टीव जॉब्स के पास भी कोई ऑफिशियल डिग्री नहीं थी। लग रहा होगा बड़ी बड़ी बातें हैं, बट ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जिंदगी नाम की चीज होती है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अल्टरनेट कैरियर ऑप्शंस के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप अपना अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन खोजो। यदि आप 3 अटेम्प्ट से ऊपर दे चुके हो, प्लीज अल्टरनेट कैरियर ऑप्शन खोजो, क्योंकि 3 अटेम्प्ट के बाद यदि आप 400 के नीचे हो तो फिर थोड़ी सी ये सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है। हो सकता है आप गलत गाइडेंस में चले गए हो सकता है कि आपके पास उतनी मेधा ना हो, आप में भी आप अपने आप को, एप्टीट्यूड आपका उतना स्ट्रांग ना हो। ठीक है, हो सकता है आप प्रेशर में पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सी वजह होती है, लेकिन जिंदगी यहां खत्म नहीं होती दोस्त, जिंदगी यहां खत्म नहीं होती। ठीक है, हाँ यदि आपकी इच्छा है, यदि आपकी बलवती इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो इसके बाद के अटेम्प्ट देने से मैं आपको रोकूंगा नहीं। यदि कोई मेरा बच्चा मेरे पास आता है थर्ड अटेम्प्ट के बाद कि सर मेरे मेरे तीसरा अटेम्प्ट हो चुका है लेकिन मैं फिर से देना चाहता हूं, मैं सबसे पहले उसका वेलकम करूंगा, सबसे पहले मैं उसका स्वागत करूंगा कि इतनी हिम्मत आपने दिखाई, इसके लिए मैं पहले आपके लिए अभी से ताली बजाता हूं। कि यदि कोई इंसान तीसरे अटेम्प्ट में थोड़े कम परफॉर्मेंस करने के बाद भी आने की हिम्मत रखता है तो मैं उसके लिए अभी से मैं तालियां बजाता हूं।
कि आपके जज्बे को सलाम है, आपके जज्बे को मेरा सलाम है। और ये शिद्दत ही इंसान को पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचाती है, आपको माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाएगी। लेकिन ऐसे लोग गिने चुने होते हैं, बाकियों के लिए जिंदगी इंपॉर्टेंट होती है। यदि आप अटेम्प्ट लेना चाहते हैं, सैल्यूट टू यू एंड यू आर वेलकम टू प्रेप फाउंडेशन, वी विल हेल्प यू आउट। ठीक है। और यदि आप आराम लेना चाहते हैं तो अल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में हम अपने चैनल पे बात करेंगे। ठीक है। तो ये रहा तीनों के बारे में एटीट्यूड। तो अब बताएं भाई कि रिपीटर्स करें तो क्या करें। यदि इस रेंज में है तो रिजल्ट का वेट करें, इस रेंज में है और यदि आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, दोबारा प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बेसिकली मैं इन पे ही आ रहा हूं। तो नंबर 1 बात, यदि आपने 400 से 500 के बीच स्कोर किया तो इसका मतलब कि आपके बेसिक्स मॉडरेट हैं, आप कहीं ना कहीं एग्जाम स्किल्स आपकी कमजोर हैं, एग्जाम स्किल्स कमजोर हैं। ठीक है। तो एग्जाम स्किल पे आपको मेहनत करनी है। कैसे? अगली बार के लिए अभी से आप 20% समय देंगे थ्योरी रिवीजन पे और 80% समय देंगे आप क्वेश्चन पे। 80 में भी आप 70%, 80 का भी आप 70% समय देंगे प्रीवियस ईयर सेट बनाने पे, प्रीवियस ईयर सेट प्रैक्टिस पे, और इसका 30% समय देंगे आप अपने क्वेश्चन बैंक पे। ये होनी चाहिए आपकी एटीट्यूड। हमेशा यहाँ पे प्रीवियस ईयर सेट को अपने एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट में सॉल्व करना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट, अगर आप 500 के आसपास भी स्कोर कर रहे हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके बेसिक्स ठीक ठाक थे, बहुत बुरे नहीं थे, आपकी एग्जाम स्किल्स कहीं ना कहीं कमजोर थी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो परीक्षा से आते हैं, अरे यार ये मैंने गलत कर दिया, अरे भैया ये मुझे आ रहा था, मैं पढ़ के गया था ये क्वेश्चन। ठीक है। इस बार ही बच्चों ने गलत किया है। क्या गलती की है इस बार बच्चों ने? ठीक है। तो cos 60 लिख दिया है बहुत लोगों ने cos 30 की जगह एक फिजिक्स के क्वेश्चन में। ठीक है। cos 60 का वैल्यू लेकर उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, जबकि cos 30 से वो क्वेश्चन सॉल्व होना था। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चंस को देखा होगा तो आपने पाया होगा इस चीज को कि ऐसी गलतियां हुई हैं, आपसे भी ऐसी गलती हो सकता है हुई हो। ठीक है। तो इसीलिए आपके एग्जाम स्किल्स कमजोर हैं, अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कीजिए और उसके लिए सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है वो है प्रीवियस ईयर सेट को सॉल्व करना। यदि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा, यदि प्रीवियस ईयर सेट से आपका कोई क्वेश्चन इफ डाउट उसे आप सिर्फ उसी पार्ट को आप रिवाइज करेंगे, जिसमें आपका डाउट है सिर्फ उसी पार्ट को रिवाइज करेंगे। सपोज करो, मान लो यदि आपको डाउट है कि प्लांट फिजियोलॉजी में यदि आपको एसेंट ऑफ सैप में डाउट हो रहा है या आपको फाइटो हार्मोन्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वापस डिफ्यूजन इनहिबिशन से स्टार्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक को लिखोगे और इन्हें हाई स्टार मार्क करोगे, 3-4 स्टार मार्क करके अपने नोटबुक में अलग से लिख लोगे भाई कि ये हमें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करनी है। यदि केमिस्ट्री में आपके डी ग्रुप एलिमेंट्स कमजोर हैं, केमिस्ट्री में आपका रिडॉक्स रिएक्शन कमजोर है, ठीक है, केमिस्ट्री में आपकी अगर फिजिकल केमिस्ट्री कमजोर है, कोई भी एक पार्ट कमजोर है, तो सिर्फ उस पार्ट को आप केमिस्ट्री बुक में मार्क करोगे और सिर्फ उस पार्ट को रिवाइज करोगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये रहा मेरे तीनों को लेकर, तीनों तरह के मैंने विद्यार्थियों को लेकर समझाया। और जो अंत में बात एक आती है कि एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है। नंबर 2, यदि मैं मेरी सलाह माने तो प्रीवियस ईयर सेट आर मोर इंपॉर्टेंट देन चैप्टर वाइज ओवरऑल। चैप्टर वाइज किसके लिए? 10th के बाद के लिए, 10th प्लस के लिए है। प्रीवियस ईयर सेट किसके लिए है? ये 12th प्लस के लिए है, जो 12वीं क्लास पास कर चुके हैं या रिपीटर है उनके लिए है। ठीक है। ऑलराइट, तो चलें ये हमारा रहा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहें। कैरियर रिलेटेड जानकारियां मैं आपको यहाँ पे पोस्ट करता रहूंगा। जल्दी ही हम लोग लेकर आएंगे कि इस साल की नीट का रिजल्ट कैसा रहा, कॉलेजेस कौन कौन से अच्छे हैं, किस किस कॉलेज की क्या क्या भूमिका है, क्या मतलब उनके एकेडमिक्स हैं, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है, मैं अपने कॉलेज के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, और खुश रहें, अपनी जिंदगी को एंजॉय करें। सबसे बड़ी बात कि 30 मिनट की परीक्षा या 3 घंटे की परीक्षा या 3 साल की परीक्षा, इस दुनिया में सबसे बड़ी परीक्षा है आपकी जिंदगी की परीक्षा। परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपके ऊपर कोई समस्या आए। आपके परिवार वाले आपके पीछे हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटोर आपके साथ जुड़ा रहूंगा।
ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा जो यदि हमारे कोर्सेज को नहीं खरीद सकते, ऐसे भी हमारे कोर्सेज बहुत सस्ते होने वाले हैं हमारे वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन है, फ्यूचर में आएगी, बहुत जल्दी आएगी, 1 महीने के अंदर हम लोग लॉन्च करेंगे। लेकिन जो लोग वहां भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं वीडियो क्लिप्स यूट्यूब पर देता रहूंगा। आपके लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो डॉक्टर अभिजीत नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना, जब कभी आपको ये फील हो कि मुझे नीट में अच्छा स्कोर करना है, मुझे नीट में किसी का साथ चाहिए, किसी का हाथ चाहिए, कोई इंसान अगर मेरे पीछे होता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, आपका भाई, आपका दोस्त इस चैनल पे हमेशा आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी को जोर शोर से शुरू करें और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ गुड नाइट।